देखिए, राजस्थान में लगातार कई चर्चाएं चल रही हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए युवा नेता मनोज मीणा हैं। उनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर। नरेश मीणा का जिस तरह से उन्हें जेल में बंद किया गया, उसके बाद कई राजनीतिक चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि आखिरकार उन्हें बंद क्यों किया। इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। झालावाड़ का हादसा होता है और तमाम चीज़ें होती हैं। वसुंधरा राजे का इलाका है और उस हादसे के बाद जो है वहाँ की परिस्थितियाँ बदलती हैं और वसुंधरा राजे दिल्ली दौरे पर भी जाती हैं। ऐसे में क्या कुछ समीकरण राजनीतिक रूप से चर्चाओं में हैं। वहीं आदिवासियों को लेकर भी लगातार चर्चाएं हैं। राजकुमार रौत को लेकर भी अपन बातचीत करेंगे क्योंकि मीणा समाज से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं। ऐसे में शासन चुनाव को लेकर भी लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका जिस तरह से लगातार इस बात को लेकर चर्चाएँ और तमाम जो बड़े लीडर हैं छात्र नेताओं से चर्चा भी कर रहे हैं। मनोज जी, क्या लगता है कि जिस तरह से राजस्थान में राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं, एक झालावाड़ का एक हादसा होता है, स्कूल हादसा, उस हादसे को आपने भी देखा, सबने देखा। नरेश मीणा जनक्रांति यात्रा निकालते हैं, अचानक से हादसा होता है और फिर उन्हें जेल में जाना पड़ता है। देखो, ऐसा है, जो हादसा हुआ झालावाड़ में वो दुर्भाग्यपूर्ण है। 7 मासूम बच्चों की जान चले गई स्कूल की छत गिरने से। और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी पीड़ित परिवार से उस मौके पे वहाँ पे जायज़ा लेने तक नहीं पहुँचे। ये दिखाता है कि भजन लाल जी की संवेदना प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के बच्चों के लिए बिल्कुल मर चुकी है और पूरी सरकार में से कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हुआ। और हम मांग कर रहे थे कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मिले, एक सरकारी नौकरी मिले, 10 बीघा ज़मीन मिले। आपने देखा होगा कि जब ये एयरप्लेन हादसा हुआ था, जब उदयपुर में कन्हैयालाल वाला कांड हुआ था, कहीं भी हम नहीं चाहते ऐसी घटनाएं हो, लेकिन उस समय सरकार ने 1 करोड़ रुपये सबको दिए, सरकारी नौकरी दी। तो ये क्या, जो ये झालावाड़ में घटना घटित हुई, ये जो बच्चे थे दलित आदिवासियों के थे, क्या सरकार ने इसलिए इनको 10 लाख रुपए भीख दिए? हम कह रहे हैं हमारा अधिकार है, हमें भीख नहीं चाहिए। जब आप और लोगों को 1 करोड़ दे रहे हो तो हमें क्यों नहीं दे रहे? और इसी को लेकर जब नरेश मीणा झालावाड़ पहुँचते हैं और जो न्याय की मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, 7 मासूम बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, तो ये भजनलाल सरकार लाठी के दम पर इस लोकतंत्र को ख़त्म करने पर तुली हुई है और नरेश मीणा को उठा के जेल में डाल दिया। पहले वो 8 महीना जेल में रह के आए, सरकार ने षड्यंत्र करा, बहुत लंबी उनकी जेल की यात्रा रही और फिर जब छूट के आए, जब बच्चों के न्याय की बात कर रहे थे तो इन्होंने फिर जेल में रख दिया। मेरे को ये बताओ कि झालावाड़ कोई नरेश मीणा कोई खुद के काम से नहीं गया, कोई बारात में नहीं गया, कोई किसी फंक्शन में नहीं गया, वो मासूम बच्चों को न्याय दिलाने गया जो एक स्कूल की छत गिरने से मर गए और जिनकी जिम्मेदारी लेने के लिए सरकार तैयार नहीं हो रही, जिनको सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं हो रही। आज भी उनका परिवार खून के आंसू रो रहा है। पीड़ित परिवार से जाके आप मिलोगे तो पता लगेगा कितना दर्द उस परिवार के है कि हमारे बच्चे चले गए और सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है कि ये जो जेल हुई, उनको गिरफ्तार किया गया, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप? नरेश मीणा आए और ये भी बात तरह तरह की आती हैं कि जब कमेंट भी पढ़ते हैं लोग अलग अलग सोशल मीडिया पे, तो उनको ये भी कहना था कि नरेश मीणा को थोड़ा सा सोच समझ कर बात करनी चाहिए थी। उनको जो है कदम फूंक फूंक के रखने थे। जो 8 महीने की जेल से बाहर आए तो कहीं ना कहीं जो स्टैंड था और उनको सोच समझ कर लेना चाहिए था। आपको क्या लगता है? देखो, ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है कि नरेश मीणा जेल से छूटने के बाद जन क्रांति यात्रा निकाल रहे थे और उस समय वो घटना घटित होती है झालावाड़ वाली और उस समय वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि न्याय दिलाना कोई बुरी बात नहीं है, बच्चों के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। और लोकतंत्र में अगर हम न्याय की बात नहीं करेंगे, मुद्दों की बात नहीं करेंगे, सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे, तो हमारा संघर्ष किस काम का? हम किस लिए राजनीति कर रहे हैं? हम किस लिए लड़ रहे हैं? इसलिए लड़ रहे हैं ना, लोगों को न्याय दिलाए, लोगों के काम आए। तो इसमें मेरे को बताओ, नरेश मीणा ने झालावाड़ पहुंच के अगर उन मासूम बच्चों की बात करी तो ये गुनाह थोड़ी करा। नरेश मीणा को वहाँ आतंक थोड़ी मचा रहा था। नरेश मीणा कोई आतंकवादी थोड़ी है जो हर आए दिन पुलिस उन्हें धर लेती है। मैं कह रहा हूँ न्याय की बात सरकार को करनी चाहिए और उन सब जनप्रतिनिधियों को करनी चाहिए जो राजनीति में हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे। अगर नरेश उस मुद्दे को उठा रहा था तो मेरा मानना है कि उन पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए था, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए था। लेकिन जब आप सवाल कर रहे हो कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, तो सरकार ये षड्यंत्र कर रही है और षड्यंत्र के तहत नरेश मीणा को जेल में डाल दिया। क्योंकि जब जन क्रांति यात्रा चल रही थी तो सरकार को लग रहा था कि नरेश मीणा का कद बहुत बढ़ रहा है राजस्थान की राजनीति में और आने वाले समय में बड़े लेवल पर ये राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे और कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं
उनको दिक्कत होगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के नेता चाहते हैं कि नरेश मीणा जेल में रहें और षड्यंत्र करके उनकी राजनीतिक हत्या करने पे दोनों पार्टियों के नेता तुले हुए हैं और इसमें षड्यंत्र में सारे लोग शामिल है। नरेश कोई गलत नहीं कर रहा, लेकिन जो सरकार में बैठे बड़े नेता हैं वो इस प्रकार के काम कर रहे हैं, छोटी हरकतें कर रहे हैं, संकीर्ण मानसिकता के साथ नरेश मीणा की हत्या करना चाहते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें हुई उसके पीछे कारण आप क्या मानते हैं? जो चीज़ें कारण हुई तो राजनीति की है। कारण क्या है? कारण ये है कि भजन लाल जी को लगता है उनकी सरकार में बैठे मीणा समाज के नेता और जो समाज के नेता उनको लगता है कि नरेश मीणा को दबा दो, नरेश मीणा को जेल में बंद करके रख लो, नहीं तो आने वाले समय में ये एक तूफान बनेगा। ये यात्रा के माध्यम से परिवारवाद, वंशवाद, पूंजीवाद, बाहुबल की राजनीति को चुनौती देगा। तो हमारा भी मानना है कि राजस्थान की राजनीति में अब बाहुबल, पूंजीवाद, वंशवाद, परिवारवाद खत्म होने चाहिए साहब। कब तक इन नेताओं के बेटे ही राजा बनते रहेंगे? मैं कह रहा हूँ गरीब किसान का बेटा राजा बनना चाहिए। अब गरीब लोगों को राजनीतिक मौका मिलना चाहिए। तो ये लोग चाहते नहीं कि नरेश आगे बढ़े, नरेश बदलाव लाए, तो इनको डर है, इसीलिए ये सरकारें ये काम करती हैं। आपका क्या इसके लिए और कोई कदम कुछ करने वाले हो? क्या करने वाले हो? देखो ऐसा है, अभी 8 तारीख तक हम उनको जैसी है 8 तारीख तक हम इंतजार कर रहे हैं और मैंने ये घोषणा करी हुई है कि 8 तारीख तक सरकार अगर नरेश मीणा को नहीं छोड़ती है तो 16 अगस्त को नरेश मीणा का जन्मदिन है, उस दिन हम विधानसभा का घेराव करेंगे और राजस्थान के तमाम युवाओं के साथ, तमाम हमारे भाइयों के साथ, सर्व समाज के लोगों के साथ और सरकार को चेताने का काम करेंगे कि इतना आसान नहीं है किसी युवा की राजनीति का आप हत्या कर दो, इतना आसान नहीं है कि आप किसी युवा को जेल में रख लो। भाई गुनाह क्या है, क्राइम क्या है वो बताओ ना। आप परिवार को न्याय दिला रहा है, मासूम बच्चों के लिए लड़ रहा है, वो तो कोई क्राइम नहीं है, वो तो न्याय की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम अब तैयार हैं और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जैसे पहले समरावता कांड में जब सरकार से कहा 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 11 तारीख को नरेश मीणा को नहीं छोड़ा तो 1 लाख लोगों के साथ 20 जुलाई को विधानसभा घेराव करेंगे। सरकार की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। सरकार को लगा कि 17 जुलाई को अमित शाह जयपुर आएंगे तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा और 11 तारीख को जमानत मिली। तो अब भी हम पूरी ताकत के साथ 16 अगस्त को, उस दिन नरेश भाई का जन्मदिन है, और बड़ी ताकत के साथ विधानसभा घेराव करेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। ये डूंगरी बांध का एक मसला चल रहा है। हाँ डूंगरी बांध पर सभा भी होती है, आप भी वहाँ पहुँचे थे, हाँ कई और भी लोग पहुँचे थे, हमारी संख्या में लोग पहुँचे थे। तो क्या लगता है आपको कि ये 76 गाँव का मामला है, लेकिन अभी सभा होती है। आपके डॉक्टर करोड़लाल मीणा जो कृषि मंत्री वो भी थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 गाँव हैं जो आसपास के, मैं नक्शा लेकर जाऊँगा, 10 गाँव ही हैं जो विस्थापित होंगे, बाकी तो जो उनको भी सही ढंग से बसाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि ये जो स्टैंड था सरकार ने अपना क्लियर किया है, तो आपको क्या लगता है? देखो ऐसा है, डूंगरी बांध के विरोध में मैं खुद उस सभा में गया था और लोगों में बहुत तगड़ा एक जन आक्रोश था क्योंकि सरकार 76 गांवों को डूंगरी बांध के नाम पे विस्थापित करना चाहती थी। और हमने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि पूरी कहानी क्या है, कितने गांव जा रहे हैं, क्योंकि 1600 MCM का अगर बांध बनेगा तो गांवों का जाना भी मत है और इसी को लेकर वो विरोध है। लेकिन अभी जब माननीय किरोड़ी लाल जी का बयान आया परसों के दिन, जब वो एक MLA रामविलास जी के जन्मदिन में वो कह रहे थे कि 8-10 गाँव जा रहे हैं, मैं किरोड़ी लाल जी से पूछना चाह रहा हूँ, किरोड़ी लाल जी हमारे समाज के बड़े हैं, सम्मानीय हैं, लेकिन किरोड़ी लाल जी आप ये बताओ कि अगर 8-10 गाँव भी जाते हैं वो भी गलत नहीं है क्या? 8-10 गांव भी क्यों जा रहे? एक भी गांव नहीं जाना चाहिए। किरोड़ी लाल को फिर ये जिम्मेदारी से कहना चाहिए कि 8-10 जो गांव जाएंगे उनको मैं गोद लूंगा, क्योंकि वो सवाई माधोपुर के MLA हैं, सवाई माधोपुर के काफ़ी गांव जा रहे हैं, तो उनको इस बात को कहना चाहिए कि 8-10 गाँवों को मैं गोद लूंगा। किरोड़ी लाल जी ने जब बंगला खाली करा था उन्होंने कहा मेरा लगाव हो गया, जुड़ाव हो गया, मेरे को बड़ी तकलीफ है इस बंगले को खाली करते हुए। साहब उन गाँव वाले लोगों की तकलीफ को देखिए ना, फिर आप वो वहाँ पे 200-300 सालों से रह रहे हैं, उनके पुरखे वहीं जन्मे, वहीं उनकी समाधि है, वहीं उनकी स्मृतियाँ बनी हुई हैं, उनके भैंस ढोर गाय, उनकी जमीन जायदाद सारे वहीं हैं, वहीं खेती करते हैं। वो लोग कैसे पलायन करेंगे, कहाँ जाएंगे वो लोग? मैं कह रहा हूँ कि किरोड़ी लाल जी को इस पूरी डूंगरी बांध की DPR सार्वजनिक करनी चाहिए और ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि कौन कौन से गांव हैं। डॉक्टर करोड़लाल पे विश्वास नहीं है क्या? नहीं, किरोड़ी लाल जी पे विश्वास इतना है कि जब चुनाव हुए विधानसभा के 2023 के, तो समाज ने वोट दिया कि किरोड़ी लाल जी को सरकार मुख्यमंत्री बनाएगी और एक तरफा वोटिंग हुई और पूर्वी राजस्थान से बीजेपी सत्ता में आई। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने उन्हें हाशिए पे रखा, उन्हें CM नहीं बनाया। किरोड़ी लाल जी हमारे लिए हाशिए पे नहीं है, हमारे लिए समाज में सम्मानीय है, लेकिन किरोड़ी लाल जी को जिस प्रकार से सरकार यूज लेने का काम करती है, तो कहीं ना कहीं जब हमें तकलीफ होती है कि किरोड़ी लाल जी ने जब बीजेपी ज्वाइन करी थी तब कहा था कि ये मैं बीजेपी में जा रहा हूँ, बीजेपी मेरा परिवार है और अगर मेरे लोगों पे संकट आएगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा।
किरोड़ी लाल जी से मैं ये कह रहा हूँ कि अब संकट समाज के लोगों पे है, संकट सर समाज के लोगों पे है। अब किरोड़ी लाल जी को या तो स्थिति क्लियर करे, घर घर जाके समझाए, DPR को लेके जाए, नक्शे को लेके जाए, तब जाके लोगों को भरोसा होगा। किरोड़ी लाल जी हमारे लिए सम्माननीय है, लेकिन किरोड़ी लाल जी को आम जन के साथ खड़ा होना चाहिए और ये क्लियर करना चाहिए कि एक भी गाँव नहीं जाएगा, और जाएगा तो समाधान कराओ। आप सरकार में हो और आपको लोगों ने वोट दिया है, लोग आपको सम्मान करते हैं, लोग मानते हैं, और आज अगर आप लोगों का काम नहीं आओगे तो लोगों को कोई फायदा नहीं होगा फिर आपसे। छात्र संघ चुनाव कल NSY का प्रदर्शन था, सचिन पायलट की अगुवाई में रहा, तमाम लोग वहाँ इकट्ठे रहे। क्या लगता है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए? हालांकि पिछली सरकार जब गहलोत सरकार थी तब ये बंद हुए थे, अब गहलोत ने भी छात्रों को बुलाकर उनसे संवाद शुरू कर दिया है। क्या लगता है इसके पीछे राजनीति क्या है? अब BJP ने कह दिया है, उनके ऊपर जो मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव इस साल तो होंगे नहीं। देखो ऐसा है, कहीं ना कहीं ये पूरा एक राजनीति से प्रेरित सुए मोटो बन गया कि वो कह रहे हैं कि उस सरकार ने बंद करें, और वो कह रहे हैं कि हम तो इसलिए नहीं कराएंगे कि उस सरकार ने कंडीशन लगाई थी। मैं कह रहा हूँ छात्र संघ चुनाव होने चाहिए पहली बात तो, क्योंकि ये लोकतंत्र में पहली सीढ़ी है साहब। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ साथ साथ में, जो कोई नहीं कहता, कि छात्र संघ चुनाव को उस कंडीशन पे कराओ जो JNU की तर्ज पे होते हैं, जहाँ पे गाड़ी घोड़ों का कोई काम नहीं हो, बौद्धिकता की तर्ज पे हो। छात्र संघ चुनाव अगर होते हैं तो तार्किकता की तर्ज पे हो, डिबेट प्रतियोगिता की तर्ज पे हो, जिससे आम किसान मजदूर का बेटा नेता बने, वो अध्यक्ष बने। नहीं तो हो क्या रहा है कि जिनके पास 10 डिफेंडर है, 5 फॉर्चूनर है, 20-20 गाड़ियों के काफिले हैं, वही छात्र संघ के अध्यक्ष बनते हैं, जो कोई मतलब नहीं रखते लोगों की समस्याओं से, या बड़े नेताओं के बच्चे अध्यक्ष बनते हैं। तो ये गरीब किसान का बेटा जो 5 बीघा जमीन जिस बाप के पास है, और उसका बच्चा छात्र संघ का अध्यक्ष कैसे बनेगा? जब यहाँ तो छात्र संघ चुनाव में 10 करोड़ 20 करोड़ खर्च हो जाते हैं, तो एक गरीब किसान का बेटा इतना पैसा कहाँ से लाएगा? चुनाव के मैं पक्ष में हूँ, सरकार BJP को इस पर सोचना चाहिए कि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, लेकिन इस बात को ध्यान रखे कि कैंपस में गाड़ी घोड़ों वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। चुनाव वो लड़ेगा जो गरीब व्यक्ति है, चाहे AVP हो, चाहे NSY हो, चाहे निर्दलीय हो। उन्हीं लोगों को सपोर्ट करो जो गरीब लोगों को टिकट देते हैं। अगर ये पार्टियां गरीब लोगों को टिकट नहीं देती है तो इनके प्रत्याशियों को चुनाव से दूर रखो, और जो व्यक्ति गांव से गेहूं का कट्टा टाँग के कंधे पे आता है और विश्वविद्यालय के सामने खड़े होकर सपने देखता है कि इस विद्यालय के मैं अध्यक्ष बनूंगा, उस व्यक्ति को अध्यक्ष बनना चाहिए। तब जाके तो छात्र संघ चुनाव को मतलब है। नहीं, अगर नेताओं के बेटे अध्यक्ष बनने हैं तो साहब छात्र संघ चुनाव को कोई फायदा नहीं है। एक और आदिवासी की बात चल रही है, राजकुमार रौत झालावाड़ जाते हैं, वहाँ पर एक विवाद भी होता है। इस विवाद को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आदिवासी की बात राजकुमार रौत कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है, वहीं दूसरी ओर भील प्रदेश की भी बात वो कर रहे हैं। क्या इन बातों से आप सहमत है भील प्रदेश से, और जो भी विवाद वहाँ हो उसको देखते हैं? देखो, जो वो विवाद हुआ ना झालावाड़ में, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जा रहा है और वहाँ कोई राजनीति कर रहा है, मेरे को लगता है कि BJP ने कुछ लोगों को भेजा और राजकुमार जी के ऊपर वो जो मैटर हुआ, जो हमला करवाया, जो मीटिंग में जो विघन डला, वो BJP के लोग हैं। और कहीं ना कहीं BJP को उस पीड़ित परिवार के प्रति भावना रखनी चाहिए, उन 7 मासूम बच्चों के प्रति भावना रखनी चाहिए, और ऐसा एपिसोड उन्हें नहीं कराना था। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी है जो ये सोचती नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और वहाँ पर भी राजनीति करी जो निंदनीय है। बाकी आप जो भील प्रदेश की मांग कर रहे हो, मैं बात कर रहे हो, मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान जो आज की स्थिति में है वो मेरे को बड़ा खूबसूरत दिखाई पड़ता है, बड़ा अच्छा मेरे को राजस्थान लगता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को वहाँ जो TSP क्षेत्र है वहाँ पे विकास करना चाहिए, वहाँ पे जो योजना चलानी चाहिए, वहाँ पे उन लोगों को आगे लाना चाहिए, उनके सड़क बने, विश्वविद्यालय बने, अस्पताल बने, सारी चीज़ें वहाँ पे विकास हो, तो और कम से कम जो लोग परेशान है वो चीज़ें ख़त्म हो। मेरे को लग रहा है कि राजस्थान आज की स्थिति में अच्छा है। हनुमान बेनीवाल के साथ आप लगातार रहे, और हनुमान बेनीवाल के साथ SI भर्ती को लेकर जो आंदोलन था उसमें आप रहे। क्या लगता है, हनुमान बेनीवाल अब संसद में भी मुद्दा उठाते हैं? लड़ाकों की बात करती है तो हनुमान बेनीवाल का भी नाम आता है, कई और लड़ाके हैं जिनका नाम आता है, चाहे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हो, सचिन पायलट हो, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं जिनको पसंद करता हूँ उनमें हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा, सचिन पायलट और प्रहलाद गुंजल, ये 4 लोग हैं जो मेरे को लगता है कि वो व्यक्ति है जो बहुत मजबूत
और पूरी ताकत के साथ में लोगों के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। और इन व्यक्ति को ही मैं राजनीति में एक आइडल मान के, एक आदर्श मान के चलता हूँ कि अगर कुछ थोड़ा बहुत इनकी तरह हम भी कुछ संघर्ष कर पाए लोगों के लिए, समाज के लिए, तो अच्छा है। और कहीं ना कहीं जो आप बात कर रहे हो हनुमान बेनीवाल की, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान में आज की परिस्थितियों में सबसे बेहतरीन लड़ाका है, जो 105 दिन से शहीद स्मारक पर एसआई का धरना उनके नेतृत्व में चल रहा है। हम उनके साथ बैठे हैं, 80 दिन खुद वो शहीद स्मारक बैठे। अभी पार्लियामेंट चल रही है, वो दिल्ली है, और पूरे नागौर क्षेत्र नहीं, पूरे राजस्थान में कहीं भी कोई पीड़ा होती है और हनुमान जी के पास एक फोन पहुंच जाता है तो हनुमान जी उस व्यक्ति की मदद करते हैं। कभी भी हनुमान जी के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया, कोई मदद करने के लिए आया तो मदद उन्होंने करी है। और हनुमान जी जिस प्रकार से लड़ रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में हनुमान जी का परिवार, हनुमान जी की पार्टी बड़ा मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में एक नया विकल्प राजस्थान में बन के उभरेगा और हनुमान बेनीवाल जी की ताकत आने वाले चुनाव में दिखाई देगी। क्योंकि आज के दिन राजस्थान में बाकी लोगों ने तो लड़ना बंद ही कर दिया है जैसे, लेकिन एक व्यक्ति है जो सुख दुख में हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहता है, हमेशा लोगों की मदद कर रहा है। हनुमान बेनीवाल का एक बयान आता है कि आने वाले दिनों में, अगर उनका कहना है कि पूर्वी राजस्थान का जो इलाका है जहाँ से आप भी आते हैं, उस पूर्वी राजस्थान के इलाके से उनकी इतनी पकड़ नहीं है। अगर सचिन पायलट उनके साथ आ जाएं, कह दें कि हनुमान बेनीवाल के मैं भी साथ हूँ, संघर्ष करने लग जाएं, तो कह रहे हैं उनकी कि भाई राजस्थान की जो राजनीतिक परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में बदल सकती है। सही कह रहे हैं हनुमान जी। अगर सचिन पायलट जी, किरोड़ी लाल जी, प्रहलाद गुंजल जी, हनुमान बेनीवाल जी, मान लो सब एक साथ आ जाएं तो परिस्थितियाँ तो बदली रखी है। मैं कह रहा हूँ परिस्थिति ऐसी बदलेगी, इतिहास लिखा जाएगा और कांग्रेस बीजेपी ये देखते रह जाएंगे कि हुआ क्या। क्योंकि पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट जी है, किरोड़ी लाल जी है, ये बड़ा चेहरा है और लोग इनको फॉलो करते हैं, एडमायर करते हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये जुड़ते हैं हनुमान जी के साथ में, उधर से कोटा से प्रहलाद गुंजल जी जुड़ते हैं हाडोती से, तो इधर से नागौर से, पश्चिमी राजस्थान से हनुमान जी है और पूर्वी राजस्थान से पायलट साहब और किरोड़ी लाल जी आ जाए, तो मैं कह रहा हूँ राजस्थान की राजनीति में नया भूचाल आ जाएगा और ये चार लोग ही राजस्थान की राजनीति को बदल के रख देंगे। बाकी हाँ, आज की वर्तमान परिस्थितियाँ, हनुमान जी सही कह रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान से कोई मिल जाए तो उन्हें मजबूती मिलेगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से भरोसा दिला रहा हूँ कि जब 2028 आएगी तो इधर पूर्वी राजस्थान में हम इतने मजबूत हो जाएंगे, हमारे जैसा युवा इतना मजबूत हो जाएगा कि हनुमान जी को कमज़ोर यहाँ नहीं रहने देंगे और यहाँ मजबूत करने का काम करेंगे। और हनुमान जी को कभी भी पूर्वी राजस्थान से निराशा हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि हम यहाँ मजबूती से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले समय में बड़ी ताकत के रूप में आपको दिखाई देंगे। देखिए, हमारे साथ मनोज मीना थे और लगातार उनसे चर्चाएं की, कई मुद्दों पर चर्चाएं की। जिस तरह से लगातार राजस्थान की राजनीति में कई ऐसे घटनाक्रम हुए, उन पर चर्चाएं हुई हैं। और झालावाड़ का जो हादसा, उसके बाद नरेश मीना को जेल में बंद किया गया। फिर अब ये कह रहे हैं कि पिछली बार भी हमने आंदोलन की बात कही थी, लेकिन तब वो रिहा हो गए थे। अब सरकार ने उन्हें रिहा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो बड़ा आंदोलन आने वाले दिनों में करने वाले हैं। डूंगरी बांध को लेकर भी बातचीत हुई और डूंगरी बांध को लेकर कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो बयान दिया, अभी वो जब लालसोट गए थे तो उन्होंने कहा था डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कि 10 जो गांव हैं आसपास के वही विस्थापित होंगे, उन्हें सही जगह पर विस्थापित किया जाए, नक्शा लेकर वो जाएंगे। उस बात को लेकर उन्होंने कहा कि वो उनको गोद लें, उन गाँवों को, और कॉन्फिडेंस में लें गाँव वालों को, उनको भरोसा दिलाएँ। वहीं राजकुमार रौत के लिए भी उन्होंने बात की कि राजकुमार रौत जो भील प्रदेश की बात कर रहे हैं, अभी भी राजस्थान उन्हें बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ की जो आवश्यकता है टीएसपी क्षेत्र की, वो पूरी तरह से सरकार उन पर काम करे। हनुमान बेनीवाल के लिए उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल बड़े लड़ाके हैं। राजस्थान में जिस तरह की राजनीति है उसमें अभी ऐसा ही भर्ती हो, चाहे अन्य मुद्दों को लेकर लगातार वो सरकार के सामने बात भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान में कई ऐसे बड़े नेता हैं, हाड़ौती को लेकर प्रहलाद गुंजल, सचिन पायलट, जो पूरी राजस्थान का इलाका है, इसको छूते हुए कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, हनुमान बेनीवाल एक हो जाए तो राजस्थान की राजनीति जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उनमें कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। अब देखना है आगे आने वाले दिनों में किस तरह की राजस्थान की राजनीति का परिदृश्य रहता है, उस पर हमारी लगातार चर्चाएँ बनी रहेंगी। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ गुजर।